नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। अभी हम लोग मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार में उपस्थित है। हमारे पास दृष्टि आईएएस के साथ अन्य यूपीएससी से संबंधित कोचिंग है। जब भी मुखर्जी नगर की बात आती है तो हमारे दिमाग में आईएएस आईपीएस यूपीएससी का इमेज बनता है। यहाँ हर साल लाखों छात्र यूपीएससी का सपना लिए मुखर्जी नगर आते हैं। कोई इस सपना को साकार करने में सफल हो जाता है तो कोई असफल। आपने मुखर्जी नगर से संबंधित यूपीएससी से संबंधित सफलताओं की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन यहाँ सफलताओं से ज़्यादा असफलताओं की, संघर्षों की कहानी है। तो हम बात करते हैं यूपीएससी में असफल लेकिन अपने जीवन में संघर्षों का दौर आज भी चालू है, केशव नंदन जी से। कैसे हैं केशव नंदन जी? ठीक है सर। बढ़िया। आप अपने बारे में बताइए, आपका जो जीवन का संघर्ष रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप यहाँ पे यूपीएससी का तैयारी करने आए थे। यूपीएससी का जर्नी कैसा रहा और अभी जो है वो कैसा है? एक आप हमें अपने बारे में बताइए। यूपीएससी का जर्नी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। जी। हमने 2012 में यहाँ आए थे तैयारी करने के लिए। सबसे पहले मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था, एलएस में। तो एलएस में इंग्लिश में नहीं समझ में आया, फिर अपने मीडियम चेंज कर लिया। फिर हिंदी मीडियम से जाके दृष्टि से क्लास किया था। अच्छा। तो 2012 में मैंने यहाँ क्लास किया था एलएस में। 13 में दृष्टि में ज्वाइन किया था। तो दृष्टि में मैं हिंदी ऑप्शनल था, मेरा विषय था। और सारा जीएस का पूरा फाउंडेशन को 2 साल का किया था। 2014 में मेरा कंप्लीट हुआ था। मैंने पूरे 5 अटेम्प्ट दिए। चुनौती रहा कि सबसे पहले चुनौती रहा कि हमने सब्जेक्ट कर लेना ऑप्शनल में। जी। तो पहले सोशोलॉजी मैंने दिमाग में सुना। अच्छा। फिर पता तो चला कि हिंदी मीडियम में सोशोलॉजी के नंबर नहीं उठ पाते हैं। तो फिर मैंने अपनी ऑप्शनल चेंज कर लिया। पहले धर्मेंद्र कुमार से सोशोलॉजी पढ़ा। उसके बाद सर से, विकास दीपकृति सर से मैंने हिंदी साहित्य पढ़े और जीएस के पूरे क्लास। उसमें दृष्टि का मतलब 2 साल का फाउंडेशन कोर्स, लमसम 18 महीना का फाउंडेशन कोर्स होते थे। तो चुनौती ये था कि मुझे पैसे घर से नहीं आते थे और यहाँ रहना भी, सर्वाइव भी करना, पढ़ना भी है। तो मैं इस दौरान मैंने ये एसबीआई एटीएम में गार्ड की नौकरी निरंकारी में मैंने एक किसी प्रकार से पता करके ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। फिर मैंने यहाँ रहा। फिर विकास सर से मैंने रिक्वेस्ट किया पढ़ने के लिए। तो दृष्टि संस्थान ने मुझे जो है बताया, उनको बताया कि सर ऐसे समस्या है पैसे की, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उनको मैंने अपनी आई कार्ड दिखाया। बोले कोई बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए, अगर कुछ करते हैं तो देश के लिए भला हो। उनके ठीक है सर। तो विकास सर को आपने अपना गार्ड का कार्ड दिखाया था तो उन्होंने फ्री में कोचिंग कर दिया था? बिल्कुल बिल्कुल सर, फ्री में मैंने उनको, उनके जो डायरेक्टर थे, उनसे अपनी समस्या बताए। तो पता है कि सारे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि सारे का समस्या है। जी। तो फिर मैंने उनको मतलब अपनी बातों को सही तरीके से रखा। उन्हें समझ में आया कि बिल्कुल इनकी ज़रूरत है इन्हों। मैंने सर से बोला कि सर, अगर इतनी बड़ी आपकी कोचिंग संस्था है, अगर मुझे एक इच्छा है कि मैं एक बार इस कंपटीशन की तैयारी करूं, तो इसमें सर आप अगर मुझे सहयोग देते हैं तो हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है कि मैं इस मतलब बड़ी मतलब कोचिंग संस्थान में मुझे पढ़ने के अवसर मिल जाएगा। तो मैंने तैयारी करने के लिए, मैंने पहले से ही तैयारी करने के लिए मैंने पटना में ही मैंने प्लानिंग बनाया, लेकिन वहाँ पे इस बात का इन्वायरमेंट नहीं था। तो मुझे समझ में आया कि यार मेंस लिखने के लिए जो आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, खाली किताबें पढ़ के थोड़ा हो जाएगी। मुझे लगा कि नहीं, कोचिंग संस्थान में कुछ और नॉलेज भी मिलते हैं, कैसे लिखना है। फिर एक अच्छे टैलेंट लड़के भी मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि हाँ भैया ऐसे इस तरीके से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए या फिर नहीं पढ़िए। फिर सारे सारे मैंने सारा किताब, मतलब जो एक तो पहले की दृष्टि इतनी ज़्यादा मटेरियल देती है कि इनकी किताब पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलता है, किसी और किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इनका किताब मैंने एक, जब क्लास चलती है एक नोट्स देते हैं पतला पतला सा, ये नोट्स में सारा चीज़ें लिखी रहती है। मुझे नाइट में जॉब था, मैं नाइट में पढ़ता भी था। 3-4 मतलब 12 बजे 1 बजे लमसम जाके जाके मैंने अपना जो है पढ़ाई चालू कर देता था। मतलब 10 बजे से नौकरी थी, तो नौकरी गया तो तुरंत जैसे आप वहाँ गए तो कुछ थोड़ा सा देखभाल कर लिए। फिर 12 बजे के बाद कोई नहीं आता था, तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ते थे। फिर 4 बजे के बाद फिर 2 घंटा अपना रेस्ट कर लिए, 3 घंटा। 8 बजे वहाँ से ड्यूटी छुट्टी थी, तो 3 घंटा 4 घंटा अगर आपने रेस्ट कर लिया तो फिर सुबह में आके यहाँ क्लास कर लेते थे 8 बजे। तो इससे मतलब कितना बार होती थी कि नहीं सो पाते थे, तो दोपहर के समय में 2 घंटा रेस्ट कर लेते थे 12-1 बजे। आप बिहार से ना? बिल्कुल सर, बिहार से, गया जिला से। गया जिला से 2012 में आप दिल्ली आते हैं।
तो दिल्ली आने का फैसला जो रहता है आपका, आप बिहार में जैसे पटना में भी तैयारी कर सकते थे, अब क्या सोचकर दिल्ली आए थे कि हम वहाँ जाकर कोचिंग करेंगे, या कैसे क्या रणनीति थी उस समय 2012 में, आप क्या सोचते थे? 2012 में रणनीति थी कि पटना में मेरी एक दो कोचिंग गया, वहाँ का लेवल देखा कि वहाँ पे रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में बच्चे होर लगे हुए हैं। यूपीएससी का तो दूर दूर तक लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस वर्ग के लोग हैं वहाँ पे तैयारी करने के लिए, वो वो चाह रहे हैं किसी प्रकार नौकरी मिल जाए, चाहे आज के डेट में मतलब पुलिस की नौकरी ही क्यों न मिले, ये होर लगा हुआ है। ये तो बिहार में कि हर ग्रामीण छोटे महानगरों में तो यही होर लगा है ना, कि सोचा है किस प्रकार के पुलिस की भी नौकरी मिल जाए, एसएससी का भी नौकरी मिल जाए, क्योंकि मिडिल क्लास के फैमिली के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि एक रोजगार किसी प्रकार से मिल जाए। लेकिन ये यूपीएससी की तैयारी करना मतलब अपने आप में रिस्क है, कि आप तैयारी कर रहे हैं और 90% लोग जो है इसमें जो है 99% ही लोग कहिए, नहीं नहीं 90% लोग ही जो सक्षम है, जो मतलब इसमें कूदते हैं। अब ऐसे करने का बीए करके कोई भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन एक बाई मतलब घर से पूरी तरह से 5-7 साल रुपया आप हर महीने 20,000 रुपया आपको घर भेजेंगे दिल्ली में रहने के लिए, तो हर व्यक्ति की सक्षम है। क्लास बी की अगर नौकरी होगी या तो उनके पिताजी बड़े बिजनेसमैन होंगे, तभी वो दिल्ली भेज पाएंगे। तो इस प्रकार से चुनौती करके पढ़ने वाले 1% लोग हैं जो अपने दम पे यहाँ पहुँच के फिर पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत मुझे बीच-बीच में तो ऐसा लगता था कि यार अब क्या करें? जब मैं यहाँ पहुँच गया तो मुझे ये भी लगता था कि यार क्या करें, अब क्या करें? मुझे सबसे पहले एडमिशन में मुझे मुझे सोचना पड़ा कि पैसे कहाँ से लाऊँगा? फिर यहाँ रहने के लिए खाने का खर्चा। सबसे पहले होती है कि खाने और रहने की व्यवस्था हो जाए। मैंने यहाँ आया तो पहले से खाने रहने की व्यवस्था के लिए मैंने यहाँ काम ढूँढा। फिर मैंने यहाँ काम ढूँढा, गार्ड की नौकरी किया 2 साल। काम ढूँढने के बाद सबसे अब हो गया कि काम मिल गया। अब है कि अब पढ़ना है। तो मैंने सबसे पूछा सबसे अच्छी कोचिंग संस्थान कौन है? तो दृष्टि। तो मैं सोचा कि मैं चल के दृष्टि सर से बात करता हूँ, विकास सर से। तो सर्वे सर थे उनके डायरेक्टर। उनसे मैंने बात की, अपने बातों को सही तरीके से मैंने उनके पास रखा। वो ऐसा बात नहीं, यहाँ पे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं और इन लोग गरीब स्टूडेंट को मदद करते हैं। आज भी असीमता योजना चला रहे हैं विकास दीक्षित सर। जो टैलेंट बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको जो है वो फ्री पढ़ाते हैं। आज भी वो मेंटरशिप क्लास चलती है, अगर उनके फॉर्म भरते हैं तो आपको लाइब्रेरी वगैरह सारा चीज़ें तमाम फ्री। उसमें सर अखिल मूर्ति सर का बहुत बड़ा योगदान है। अभी संस्कृति क्लास चल रही है। सर्वेश सर जो थे वो हमें बहुत मानते थे, कुमार गौरव सर। तो इन लोग से बहुत मतलब हमारे विचारों से बहुत प्रभावित थे सर। तो सर मैं सारे लोग बहुत कोऑपरेट किए, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। लेकिन मैंने सही तरीके से पढ़ाई किया, नहीं हुआ। मैंने अपनी मुझे दुःख नहीं है, मैंने तैयारी किया हूँ, मुझे ये पता है कि हाँ, क्या चीज़ें हैं, चुनौती देश में है, कहाँ समस्या है, ये तो समझ रहा हूँ ना। अब सभी लोग आईएएस तो बन नहीं सकते। अब आईएएस नहीं बने इसका मतलब क्या हम आत्महत्या कर लें? नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं अपना जो है जीने का अपना तरीका बदल लिया। जब आप 2012 में दिल्ली आते हैं, आप रहने के लिए या आप अपने जीवन के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ काम कर लेते हैं, जैसा कि आपने बताया गार्ड की नौकरी। आपका पूरा अटेम्प्ट यूपीएससी का समाप्त हो चुका है। अब आप पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ-साथ आप ये छोटा-सा एक दुकान भी लगाते हैं। यूपीएससी जो आपका सपना था, अब शायद आप नहीं दे पाए, शायद ये कन्फर्म है कि अब नहीं दे पाएँगे। तो यूपीएससी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जैसे और लाखों छात्र होते होंगे जो सपना लेकर दिल्ली आते होंगे, किसी कारणवश हज़ारों प्रयास के बावजूद वो सफल नहीं हो पाते होंगे। तो वो अपने जीवन में आप देखते होंगे कोई बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। यूपीएससी के लिए और ये आपके जैसे जो और लाखों या हज़ारों छात्र हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो अटेम्प्ट उनका समाप्त हो जाता है? जिनका अटेम्प्ट समाप्त हो गया उनके लिए है कि आप या तो अपना जिसमें आपका फील्ड अच्छा लगे। मान लिया कि मैंने भी पहले टीचिंग फील्ड चुना था, बहुत जगह जाके पढ़ाया, अभी जेवर में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में और बहुत सारे तमाम जगह। तो मैं टीचिंग लाइन, मुझे इस जगह बहुत अच्छा लगा। टीचिंग लाइन में मैं पढ़ा पढ़ा के थक गया, बहुत जगह पैसे अटक जाते थे। तो मुझे लगा कि हम यहीं पे रहे हैं, यहीं पे मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेता हूँ, मुझे यहाँ मन लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर फिर मैं यहाँ चुनाता हूँ। लेकिन जो आदमी यूपीएससी तैयारी करके फिर मैं कहूँगा वो टीचिंग लाइन में घुसे, किसी भी एसएससी के बच्चे को तो पढ़ा ही नहीं सकता है, या तो फिर अपना कोई बिजनेस करे, कोई भी बिजनेस जितना जिसकी क्षमता है उसके अनुसार बिजनेस कर सकता है। लेकिन लेकिन ये नहीं कि हम यूपीएससी की तैयारी करें तो हम नहीं हुआ तो हम दुखी रहें, रोते रहें और जो है अपनी पूरे जीवन जो है ऐसी बर्बाद कर दें। इससे अच्छा है कि हम अपने जीवन को आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? सेवा करने के लिए।
अगर नहीं हुआ तो हम ऐसे भी सेवा कर रहे हैं जनता का, बिल्कुल, ये भी तो स्टूडेंटों को, सेवा ही है। ये सेवा ही है। अब यहाँ पे है मानिए कि सारे जगह तमाम कुछ स्टूडेंट आते हैं जिन कम पैसे वाले हैं, उनको 10-20 सस्ता में भी कॉपी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कलम में भी, मैं सोचता हूँ चलो ले जाओ यार, जो देना है जो दे देना। ऐसे करके मतलब कमाने भैया तो आप क्या करोगे? हम कहे भैया मैं क्या करूँगा, तुमसे नहीं किसी और से कमा लूँगा। तो आप सेवा करने की नहीं होती, आप भी सेवा कर रहे हैं। एक प्रकार का मतलब हर व्यक्ति कुछ न कुछ करते ना चाहिए। श्रम शक्ति का हनन है ना, अगर हम नहीं कुछ करते हैं तो देश के 25 करोड़ युवाओं की श्रम शक्ति का हनन है। कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अगर आप कुछ करते हैं तो इसके आपका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। आईएएस क्या करता है? देश के विकास के लिए तो लगा तो हुआ है। अपना योगदान निभाता है। मैंने योजना बनाती है, उसमें जो क्रियान्वयन करते हैं और हम लोग जो उस योजना को फॉलो करते हैं, जनता पर फॉलो की जाती है। और हम लोग जो है अपना स्टार्टअप किए हैं, बिजनेस स्टार्टअप किए हैं। तो इसके माध्यम से जो है बच्चे तैयारी करने आते हैं, उनको अपना जो है सामान प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कलम, कॉपी हो गया, किताब हो मतलब गया, अगर मैप हो गया। यूपीएससी नहीं हो पाता है तो जीवन में और भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप बहुत उन सारे रास्तों को अचीव कर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई है 12 फेल, उसमें जो आईपीएस है मनोज, उनका जो नाम है, डॉक्टर विकास दिव्यकृति के बारे में आप बता रहे थे कि उन्होंने मेरी मदद की, फ्री में एडमिशन दिलवाया उन्होंने अपने संस्थान में। उस मूवी में भी जहाँ तक मैंने देखा है, उसमें भी विकास दिव्यकृति ने डॉक्टर मनोज जो है आईपीएस, उनकी मदद की थी। आज वो आईपीएस बन गए, बड़े पैदान पे हैं, जहाँ भी जाते हैं मनोज, आईपीएस मनोज, तो उनका नाम लेते हैं कि हाँ, विकास दिव्यकृति सर ने हमारी मदद की। विकास दिव्यकृति ने आपकी भी मदद की थी, लेकिन किसी कारणवश आप अपने सपनों को साकार करने में सफल नहीं रहे। तो विकास दिव्यकृति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विकास दिव्यकृति सर मतलब एक टीचर ही नहीं, एक मतलब मार्गदर्शक है, गाइडेंस। अगर कोई व्यक्ति दृष्टि संस्थान में नहीं भी पढ़ता है और उनसे कुछ गाइड करके भी पढ़ सकता है। इसी बात नहीं कि मतलब वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया। अब तो संस्था मतलब काफ़ी सारे विकास सर मिल नहीं पाते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, विकास सर से मिलने के लिए आते हैं। तो एक गाइड करते हैं कि हाँ किस तरीके से पढ़ना है। अब वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास काम, बहुत सारा काम बढ़ गई है। तो वो देखते हैं हर चीज़ों को कि हाँ क्या समस्या है। हम लोग को भी पढ़ाए थे बहुत सारे स्टूडेंट को, हमको तो मैं बता रहा हूँ कि विकास सर बहुत मदद, यहाँ तक पूछते थे कि अगर आपके पास नाइट का जॉब छोड़ दीजिए, अगर मैं आपको कुछ। विकास सर ये बात बोलते थे आपको? हाँ हाँ, नाइट के जॉब अगर आप करके कैसे पढ़ पाते हैं, अगर आपको कुछ पैसे, तो हम कहे नहीं सर पैसे की जरूरत नहीं है। मैं जिस समय पढ़ता था विकास सर हमसे पूछते रहते थे कि अगर आपको रुपया का दिक्कत है तो बताइए। तो मैंने बोला कि नहीं सर पैसा के नहीं, मैंने काम कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं। तो बोलते कैसे पढ़ पाते हैं आप? तो मैंने सर को एक डायलॉग मारा था, सर बड़ा मुस्कुराए थे कि जीने जीने के लिए पैसे नहीं अरमान चाहिए सर, जीने के लिए पैसे नहीं अरमान चाहिए, सोने के लिए बेहतर नहीं थकान चाहिए। वाह गजब! अभी मुलाकात होती है आपकी विकास सर से? नहीं बिरकात होती। चलिए ये डायलॉग इसलिए था कि वो सर का कहना था कि आप नाइट में कैसे आप जग के फिर सुबह में कैसे आप क्लास कर लेते थे। उसी पे बोला था कि सर अब सोने के लिए सर बिस्तर नहीं चाहिए, थकान आया सर कुर्सी पे बैठे बैठे भी आदमी लेट जाता है, थकान दूर हो जाती है। इसी पे मैंने बोला था कि जीने के लिए पैसे नहीं थकान चाहिए। और मतलब ये तो मतलब अपने आप पर मैंने उतारा था कि यार मैं कैसे सो जाता हूँ, कुर्सी बैठे बैठे 2 साल तक मैंने इसी सोया था। कुर्सी पे बैठे-बैठे। हाँ, कुर्सी बैठे बैठे क्योंकि गार्ड नहीं होती तो कुर्सी पे ही हाँ, बैठना है। हाँ। कुर्सी बैठे बैठे ही सो जाते थे, फिर सुबह उठ के फिर क्लास करना होता था। अच्छा। अब आप अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं? आगे क्या सोचते हैं जीवन को लेकर? क्या आपका लक्ष्य है? जीवन का लक्ष्य है कि हम नहीं कर पाए, लेकिन आगे जो है अपना जो है 2 लड़का है, 1 लड़की है और हमारी वाइफ तो डेथ कर गई। तो ये 2 तीनों कैसे? बच्चे को डिलीवरी के दौरान मतलब बड़ा ऑपरेशन से लड़का हुआ था, ब्लडिंग ज़्यादा होने की वजह से जो है ट्रेजी हो गई। तो गया में ही बड़ा ऑपरेशन हुआ था, नहीं संभल पाया तो पटना ले गए, वहाँ भी डॉक्टर जवाब दे दिया। तो नहीं मतलब खुदकिस्मत कीजिए क्या मतलब परेशानी है। अब बड़ा ऑपरेशन में ब्लडिंग जी। कहाँ से मिस हुआ वो तो डॉक्टर का पता नहीं क्या हुआ, हमें तो समझ नहीं इतनी बायोलॉजी। तो अभी आपके 3 बच्चे भी हैं ना? हाँ। तो वो भी पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ते हैं, हम्म। तो कैसे चल रहा है परिवार आपका और उन जी, तो बच्चों का? दोनों बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाए हैं। यहाँ पे यह है कि मतलब इतनी है ना कि 500-700 रुपये हो जाती है, जी। महीने में 10,000 रुपये लमसम घर भेज देते हैं सर। माँ-बाप का भी है, उनका भी खर्चा, हाँ, बच्चे का उनका भी खर्च। खर्चा, आपका खर्चा, उसमें आपको पढ़ाई भी करनी है। हाँ। संघर्षों का तो दौर और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अपने पर खर्च मतलब बहुत कम कर पाते हैं, सिंपल खाना खाना और जो है किसी प्रकार से कुछ नहीं मेरे पास मतलब ये नहीं कि
पैसे हैं तो हम अपने पैसे को जो सेव करके अपने घर ही भेजते हैं, क्योंकि बच्चे को कभी दवा दारू, मम्मी पापा भी बूढ़े हैं, उनके भी लिए भी देखना पड़ता है पैसे के लिए। इतना बार मतलब अर्निंग करते हैं और उसको खर्च करने की जो है प्रबंधन करते हैं। खर्च का प्रबंधन मतलब आपको जहाँ खर्च करना है 10 रुपया, वहाँ 5 रुपये भी काम चल सकता है, इस टाइप से। जहाँ बचने वाला होता है बचा लेते हैं। हाँ, जहाँ बचने वाला होता है बचा लेते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, हमारे साथ थे केशव नंदन। इन्होंने अपने जीवन से जुड़ी संघर्षों को साझा किया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। यूपीएससी में असफल, लेकिन अपने जीवन के संघर्ष में आज भी संघर्षरत केशव नंदन की कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।